हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास होता तो एक पन्ने का कॉन्सेप्ट है, बट क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है और जो क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच है वो दोनों काफ़ी ही डिफरेंट है। तो मैं इस वीडियो में कॉन्सेप्ट तो बताऊंगी ही, प्लस जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है मैं उसे भी बता दूंगी। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास होता क्या है। तो कोई भी बॉडी होती है तो उसका एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिस पे हम सोचते हैं कि उसी पॉइंट पे सारा बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये इमेजनरी है, वैसा कुछ होता नहीं है। जैसे मान लो कि एक स्क्वायर है तो इसका जो सेंटर है वो हम ऐसा लेके चलेंगे कि इसी सेंटर पे वो सारा मास हमारा जो सिचुएटेड है। फॉर एग्जांपल हम अगर अर्थ का भी एग्जांपल लेते हैं तो हम बोलते हैं कि सेंटर पे सारा मास हम ऐसे लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड यहीं पे है सारा मास, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब आते हैं कि अगर जो सेंटर ऑफ मास हर बॉडी में कैसा होता है। तो मान लो जो हमारा यूनिफॉर्म रॉड है या यूनिफॉर्म रोप है या कोई भी ऐसा यूनिफॉर्म बॉडी जो होता है उसके सेंटर पे सेंटर ऑफ मास होता है। अब जैसे स्फेयर है जो मैंने अर्थ का बताया तो उसके सेंटर पे, स्क्वायर है तो उसके सेंटर पे। लेकिन अगर रेक्टेंगल होगा तो जो दोनों डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो वहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ मास होगा। अच्छा, जैसे ये अगर मान लो कोई भी हाइट की बात करते हैं, ठीक है, तो कोई भी हाइट में जब अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन, क्योंकि वो सिर्फ बॉल गिरता है तो आप जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो mgh लिखते हो। लेकिन अगर यही हम क्वेश्चन में आपको एक चेन दे दें या आपको कोई रॉड दे दें या कोई रोप दे दें तो यहाँ पे mgh आप नहीं लिख सकते, यहाँ पे आपको mgh/2 लिखना होगा। क्योंकि मैंने बताया कि जब यूनिफॉर्म रॉड या ऐसा कुछ होता है तो ये डिस्टेंस सेंटर पे हो जाता है। तो सेंटर पे अगर ये हाइट h है तो हमारा सेंटर ऑफ मास जो होगा वो h/2 पे होगा। तो इसीलिए जब भी ऐसा यूनिफॉर्म कोई बॉडी दिया रहता है, चेन वाला क्वेश्चन या रोप वाला क्वेश्चन या रॉड वाला क्वेश्चन, तो आप mgh/2 लिखोगे, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं सिलेंडर की। तो सिलेंडर पे भी जो सेंट्रल वाला पार्ट होता है उसे हम सेंटर ऑफ एक्सिस मानते हैं, मतलब सेंटर ऑफ मास मानते हैं। अब जो सेंटर ऑफ मास होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ये लोग को लगता है एक ही होता है क्योंकि बहुत सारे बॉडी का वो कॉन्साइड कर जाता है, बट ये दोनों एक ही चीज़ नहीं है, ये दोनों काफ़ी डिफरेंट चीज़ है। अब बात करते हैं कोन का सेंटर ऑफ मास। तो हमें 4 फॉर्मूले याद रखने हैं, 2 जो है वो कोन के याद रखने हैं और 2 हेमिस्फेयर के याद रखने हैं। तो कोन में अगर हमारा सॉलिड कोन होता है तो हमारा YCM जो होता है वो होता है h/4, और अगर हॉलो होता है कोन तो हमारा YCM जो होता है वो होता है h/3। अगर हम हेमिस्फेयर की बात करें तो अगर हेमिस्फेयर हमारा सॉलिड होता है, सॉलिड हेमिस्फेयर, तो हमारा YCM होता है 3r/8। अगर हमारा हॉलो हेमिस्फेयर होता है तो हमारा YCM होता है r/2। बाकी एक डिस्क का होता है और हाफ रिंग का होता है, बट उसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम डिस्क की बात करते हैं और डिस्क में हम हाफ डिस्क लेते हैं तो उसका YCM होता है 4r/3π। अगर इसके सेक्टर की बात करते हैं कि डिस्क का कोई सेक्टर है तो उसका होता है 2r sin θ/3θ। और अगर हम रिंग की बात करते हैं, अगर हाफ रिंग है तो हमारा YCM होता है 2r/π। और अगर हमारे सेक्टर की बात करते हैं रिंग की तो YCM होता है r sin θ/θ। तो पर्टिकुलरली ये आपको 4 फॉर्मूले हमेशा याद रखने हैं, और ये 4 फॉर्मूले याद रहे तो भी ठीक है, अदरवाइज़ नीट में इससे क्वेश्चन आज तक आए नहीं हैं। अब हम सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का 2 तरीके से फॉर्मूला आता है। जब भी पहला जो हमारा है वो है डिस्क्रीट पार्टिकल। अगर कोई पार्टिकल होगा तो जैसे मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और यहाँ पे हमारा 3-4 पार्टिकल है। मान लो ये R1 है जिसका कोऑर्डिनेट XYZ में कुछ है और इसका मास M1 है, ये M2 है और R2 है, वैसे ही इसका भी XYZ में कोई कोऑर्डिनेट में कुछ वैल्यू है। तो इसका जो RCM है उसका फॉर्मूला आता है M1R1 प्लस M2R2 प्लस जितने भी हैं MN RN अपॉन टोटल मास M टोटल। तो यहाँ M1R1 आपको वैल्यू दिया होगा। अब ये ध्यान दे देना कि अगर x कोऑर्डिनेट देना है तो आपको Rx निकालना है, अगर y कोऑर्डिनेट दिया है तो आपको Ry निकालना है, और अगर z कोऑर्डिनेट दिया है तो आपको Rz निकालना है। ये तो हो गया आपका RCM। अगर आपको ACOM यानी कि एक्सेलरेशन का सेंटर ऑफ मास या VCOM यानी कि वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो आपको बस इस फॉर्मूले में रेडियस को
हटा के ए या वी सब्सटीट्यूट कर देना है जो भी आपको निकालना, अदरवाइज़ बाकी ये सारा सेम ही है। और अगर दूसरा जो हमारा आता है, जब हमारा मास जो होता है वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल होता है, उसका फॉर्मूला होता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो इसमें क्या होता है कि मान लो हमारा x कोऑर्डिनेट है और ये हमारा y कोऑर्डिनेट है और हमारा एक मास है m। तो हमने ऐसा, मैंने पहले बताया है कि जो सेंटर ऑफ मास होता है वो हम किसी एक पॉइंट पे ऐसा डिनोट करते हैं कि वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मान लो कि एक छोटा सा पॉइंट है जिसका मास जो है वो हमारा dm है और ये जो है हमारा रेडियस वेक्टर है। तो इसका जो RCM निकल के आता है उसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ dm वेक्टर r अपॉन dm। इसको सॉल्व करने के लिए आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। और यहाँ पे एक और फैक्टर आता है जिसको बोलते हैं लेम्डा। लेम्डा को बोलते हैं लीनियर डेंसिटी। क्वेश्चन क्या करता है कि आपको लेम्डा दे देता है और आपको इस लेम्डा को इस डीएम में सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा डीएम होता है वो होता है लेम्डा डीएक्स। तो आपको इस डीएम को हटा के लेम्डा डीएक्स यहाँ रखना पड़ता है और आर वेक्टर तो एक्स है ही, और नीचे भी आपको डीएम को सब्स्टिट्यूट करना होता है लेम्डा डी एक्स से। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि जैसे मान लो कि ये एक बॉडी है और इस बॉडी का हाफ पार्ट जो है मास m2 का है और हाफ पार्ट जो है m1 का है, और हमारा m2 जो है वो m1 से बड़ा है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो जो हमारा सेंटर ऑफ मास होता है वो लाई करता है टुवर्ड हैवियर बॉडी, यानी कि यहाँ अगर m2 बड़ा है तो यहाँ पे हमारा RCM लाई करेगा। अब बात करते हैं कि ये जो RCM है या ACM है या VCM है वो हमारा ज़ीरो हो जाता है। तो जब भी हमारा RCM ज़ीरो होता है तो उसका 3 कंडीशन आता है। जो सबसे पहला कंडीशन होता है वो होता है म्यूचुअल ग्रेविटेशन या म्यूचुअल अट्रैक्शन का। तो जब भी म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है तो हमारा RCM ज़ीरो होता है। जो दूसरा आता है वो होता है कि अगर हमने कोई भी F एक्सटर्नल प्रोवाइड नहीं किया है, अगर F एक्सटर्नल हमारा एब्सेंट है तो RCM फिर हमारा ज़ीरो हो जाएगा। और तीसरा है कि अगर एक बॉडी है और वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है 2 पार्टिकल में, तो जब भी कोई बॉडी का मास टूटता है 2 मास में तो वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फोर्स के कारण टूटता है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। तो यहाँ पे भी हमारा जो RCM है वो ज़ीरो हो जाता है। एक और है, अगर हमारा VCM ज़ीरो है तब भी हमारा RCM ज़ीरो हो जाता है। तो ये हमारे 4 कंडीशन है जिसमें पता लगता है कि हमारा RCM ज़ीरो है। तो जब भी RCM ज़ीरो हो जाता है तो हमारा जो फॉर्मूला ये M1R1 M2R2 है, तो ये M1R1 इज इक्वल टू M2R2 हो जाता है। तो जब ऐसा होता है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा मास ऑफ द बॉडी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ द बॉडी, रेडियस या उस रेडियस वेक्टर या वो डिस्टेंस का वेक्टर, ये जैसे r वेक्टर है तो उसके डिस्टेंस का वेक्टर है। तो m जो होता है वो हमारा इन्वर्स हो जाता है डिस्टेंस के वेक्टर से। तो इसके सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जैसे मान लो हमारा 4 मास है और चारों मास इस एक स्क्वायर पे रखा हुआ है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे रखा हुआ है। मान लो डिस्टेंस हमारा a है, इस मास के साइड पे पार्टिकल a है, इस पे M2 है, इस पे M3 है और इस पे M4 है, और हमें पूछ रहा है कि सेंटर पे जो है RCM हमारा क्या है। तो हमें RCM निकालने के लिए सबसे पहले जो है कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट लेने के लिए आप एक ऐसा कोऑर्डिनेट चूज़ करो जिसमें एटलीस्ट एक मास का आप ज़ीरो कर सको। जैसे ये हमारा मास M1 है और ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। तो यहाँ पे x भी ज़ीरो है और y भी ज़ीरो है। इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी होता है, कैलकुलेशन कम होती है। अब यहाँ M2 की बात करते हैं। तो अगर आप स्क्वायर में लिख रहे हो तो आप पहले जो होता है वो x कोऑर्डिनेट लिखते हो, देन y लिखते हो। अपोजिट कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो M2 में जो हमारा x कोऑर्डिनेट है वो तो a है और y हमारा ज़ीरो है। M3 में हमारा a और a है और M4 में हमारा x तो ज़ीरो है और y हमारा a है। तो यहाँ पे हमें आर एक्स भी निकालना पड़ेगा, आर वाई भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पीछे बताया था कि अगर आपका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है तो आर एक्स आर वाई आर जेड निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आर जेड नहीं है तो हम बस आर एक्स और आर वाई निकालेंगे, और जब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो फाइनल जो हमारा आंसर आएगा वो अंडर रूट ऑफ आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई के स्क्वायर के बराबर आता है। तो हमारा स्क्वायर का साइड a है और आपको कोऑर्डिनेट निकालना आ गया है। अब मान लो कि ये जो चारों पार्टिकल है उसका मास सेम है, यानी कि m1 m2 m3 m4 जो है
वो हमारा मास m है। तो सबसे पहले RCM का फॉर्मूला लिखते हैं। तो RCM का फॉर्मूला होता है M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 प्लस M4R4 अपॉन टोटल मास। तो टोटल मास आपको पता है 4m, तो यहाँ पे 4m हो जाएगा। ये तो आपको पता चल गया। अब m1 की बात करते हैं। तो m1 हमारा तो m है, बट हमारा r1 जो है ये rx की बात कर रहे हैं, RCM ऑफ x। तो हमारा r1 है तो x में 0 है, तो ये पूरा हमारा टर्म 0 हो गया। तो ये तो कहीं आया नहीं। m2 में मास हमारा m है और r2 का x कोऑर्डिनेट a है, तो ये हमारा ma हो गया। M3 में जो है मास हमारा m है और जो R3 है वो a है, तो ये भी हमारा ma हो गया। अब R4 में मास M4 का तो m है, बट जो R4 कोऑर्डिनेट है उसमें x जो है वो हमारा 0 है, तो हमारा ये टर्म भी कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर क्या निकल के आया, 2ma अपॉन 4m, यानी कि a अपॉन 2। तो ये हमारा Rx आ गया। अब जब आप Ry निकालोगे तो आपका आंसर सिमिलर ही आएगा, तो ये Ry भी हो गया। तो हर में आपको निकालना पड़ेगा कि Rx क्या है, Ry क्या है, इसमें इक्वल है Rx और Ry। तो आपको ये वाला फॉर्मूला फिर लास्ट में लगाना है। तो R जो होगा हमारा a/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आता है √2 a/2। ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाला है जो मैंने वेक्टर में पढ़ाया था। तो ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको कोऑर्डिनेट वैसा लो। आप कोऑर्डिनेट तो यहाँ बीच से भी ले सकते हो, बट आपका कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब इस चैप्टर का एक फेमस क्वेश्चन आता है जो 2 रॉड होता है और टी शेप में होता है। तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम टेस्ट सीरीज़ में आपको आपकी कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ में भी पूछता है। तो मान लो कि ये जो है फोर्स हमने ऐसे बीच में F लगाया, तो ये जो हमने फोर्स F लगाया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, रोटेटरी नहीं। रोटेटरी रहता तो ये पूरा घूम जाता, बट नहीं, ये सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा है। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो मोशन हो रहा है वो ट्रांसलेटरी मोशन है। इसका जो लेंथ दिया हुआ है इस पूरे रॉड का वो दिया है 2L, और इस वाले रॉड का जो लेंथ दिया है वो L है। ये इतना मोटा नहीं है, ये पतला ही है। तो आपको पता है कि जो हम सेंटर ऑफ मास लेते हैं वो हम यूनिफॉर्म बॉडी के हाफ वाले, यानी कि हाइट जो होता है h/2 पे हमारा सेंटर ऑफ मास सिचुएट होता है। तो अगर हम यहाँ की डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ये हमारा L है। और अगर इस वाले रॉड की बात करें तो यहाँ पे भी, तो ये वाला जो हमारा डिस्टेंस है वो है हमारा 2L। तो हमको क्वेश्चन में बोल रहा है कि RCM आप फाइंड करो। तो RCM का फॉर्मूला होता है M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2। तो क्योंकि हमने यहाँ पे F लगाया है तो ये तो यहाँ पे 0 हो नहीं रहा, क्योंकि F एक्सटर्नल यहाँ पे प्रेजेंट है। सबसे पहले जो क्वेश्चन का अप्रोच होगा कि ये अगर लेंथ L है तो इसका मास अगर हम M लेंगे तो 2L वाले लेंथ का मास 2M लेंगे। ये आता है स्टेशियोमेट्री से। अगर L M है तो 2L क्या होगा, 2M होगा। तो अब हम इसमें कोऑर्डिनेट लेंगे। तो कोऑर्डिनेट लेने के लिए हम कोई ऐसा पॉइंट लेते हैं जहाँ पे कम से कम हमारा Rx या Ry कोई 0 हो गया। तो अगर हम ये पार्ट लेते हैं तो इस पार्ट में देखो कोई भी हमारा x एक्सिस का टर्म नहीं आ रहा है, तो हमारा Rx जो है वो 0 है, Rz भी नहीं आ रहा है, सिर्फ हमारा Ry का टर्म आ रहा है। तो हम जो ये RCM निकालेंगे वो सिर्फ और सिर्फ Ry के लिए निकालेंगे। ये सिर्फ एक्सिस चूज़ करने की वजह से। आप चाहो तो आप एक्सिस यहाँ से भी ले सकते हो, बट आपको Rx Ry दोनों निकालना पड़ेगा। तो अगर हम Ry के लिए लिख रहे हैं तो जो हमारा M1 है, फॉर एग्जांपल ये जो रॉड है ना वो हमारा M1 जो है A के लिए मान लो, और ये हमारे B के लिए या 2 के लिए मान लो, ये हमारे 1 के लिए मान लो। तो ये जो 1 है इसका मास M है, तो हमारा M1 M हो गया। R1 क्या है, तो देखो ये नीचे से 2L डिस्टेंस पे है और x एक्सिस तो है नहीं, सिर्फ y, तो R2 हमारा 2L हो गया। जो M2 है वो हमारा क्या है, 2M है, और जो R2 है वो हमारा क्या है, सिर्फ और सिर्फ L है। तो ये आपको सेंटर ऑफ मास निकालने आना चाहिए। सबसे पहले बात स्टेशियोमेट्री आप निकालोगे, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बारी पूछा है। और एक ऐसा कोऑर्डिनेट चूज़ करो, ऐसा एक्सिस चूज़ करो जहाँ पे आप कुछ टर्म 0 कर सको, ताकि आपका आंसर ईजी हो जाए। तो ये हमारा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड टाइप हम पढ़ते हैं। जब ऐसा हमें बोलता है कि एक स्फेयर है जिसका मास m है और वॉल्यूम v है, और उसमें से हमने कोई एक छोटा सा स्फेयर
या कोई पार्ट उसमें से रिमूव कर दिया, तो आप बताओ कि RCOM ऑफ रिमेनिंग स्फेयर क्या होगा। सबसे पहले अगर इसमें जो ये इसका रेडियस होगा वो दे रखा होगा, इस पूरे का रेडियस यानी कि इस बड़े वाले का मान लो रेडियस r दे रखा है, और इसके सेंटर और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी उसने बता रखा होगा। मतलब कुछ टर्म्स ऑलरेडी में आपको क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं। अब जो है इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जब 1D 2D और 3D बॉडी होता है, तो 3D में जो मास होता है वो हमारा वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है, 2D में मास हमारा एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, और 1D में मास हमारा लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हमें रिमेनिंग पार्ट का निकालना है, तो रिमेनिंग का मतलब क्या होता है, रिमेनिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, टोटल माइनस कट वाला पार्ट। ठीक है, टोटल का मास m है। ठीक है, टोटल का अगर हम RCM निकालें तो M1 R1 आएगा। ठीक है, और अगर कट का निकालें तो M2 R2 आएगा। तो हमें M1 R1 माइनस M2 R2 निकालना है। अब आपको R1 पता है कि स्फेयर का जो होगा वो रेडियस होगा, और ये जो R2 है वो आपको पता है कि B होगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब इसके सेंटर और इसके सेंटर ऑफ मास के जो बीच का डिस्टेंस है वो आपको B दिया हुआ है। M1 जो है वो आपका M दिया हुआ है, लेकिन ये जो M2 है हमें उसे फाइंड करने में प्रॉब्लम हो जाता है। M2 क्या है, तो ये कट पार्ट का मास है, ये हम M1 लिख देते हैं। तो ये M2 को निकालने का क्या तरीका है, जैसे कि इस पूरे स्फेयर का वॉल्यूम में मास m आ रहा है, तो वॉल्यूम क्या होता है स्फेयर का, 4/3 पाई r³। इसमें आता है आपका मास टोटल m, लेकिन इसका जो है 4/3 पाई r की जगह a³, तो इसका मास क्या होगा। तो ये आप इस स्टेशियोमेट्री से सॉल्व कर सकते हो, m इंटू 4/3 पाई r a³ अपॉन पाई a³ अपॉन 4/3 पाई r³। तो आप यहाँ से सॉल्व करके निकाल सकते हो कि आपका m जो है m डैश जो है, मतलब छोटे वाले पार्ट का हम इसकी बात कर रहे हैं ना, तो छोटे वाले पार्ट का m a³ अपॉन r³ होगा। तो आप इसको यहाँ पे पुट कर देना और आप इसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, अगर रिमेनिंग का पूछ रहा है मतलब टोटल माइनस कट, और RCM क्या होता है M1 R1 और यहाँ पे M2 R2। अब जो फॉर्मूला आता है RCM का, अगर हम पूरा अच्छे से लिखें तो यहाँ जो RCM आएगा वो होगा M1 R1 माइनस M2 R2 अपॉन M1 माइनस M2। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये पार्ट कट हो रहा है। जो भी पार्ट अगर कट होता है तो उस मास को हम माइनस में लिखते हैं, इसलिए यहाँ टोटल माइनस कट की वजह से यहाँ मैंने माइनस नहीं लगाया है। ये क्योंकि मास हमारा जा रहा है तो इसीलिए हम M के सामने माइनस लगा रखे। आपको M1 पता है M है, R1 आपको R पता लग गया, M2 आप यहाँ से निकाल लिए, R2 आपको पता है क्या है B है, M1 M2 आपको अब सब पता है। तो ऐसे हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जैसे आपको मैंने एक्सेलरेशन बताया था कि अगर आपको पुली में निकालना हो एक्सेलरेशन, तो आप M1 माइनस M2, या अगर जो मास बढ़ा है यानी कि M2 बढ़ा है तो M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी लिखने को। ये तो आपका था सिर्फ एक्सेलरेशन, ये ACOM नहीं है, ये आपका एक्सेलरेशन है जो आपको मैंने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में निकालने बताया था कि आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो। लेकिन जब ACOM पूछेगा तो आप इसको स्क्वायर कर दोगे, जो आप मास का पार्ट निकालोगे उसको स्क्वायर कर दोगे, इंटू जी करोगे। देखो बहुत ही बड़ा डेरिवेशन आता है, डेरिवेशन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे आप डेरिवेशन सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपके पास टाइम नहीं होता है। अब जो हमारा एक और क्वेश्चन आता है प्लैंक वाला, या फिर आप बोलो जो ट्रॉली वाला क्वेश्चन होता है कि पर्सन इधर से इधर मूव कर रहा है, तो इसमें दो क्वेश्चन आता है। एक जो क्वेश्चन आता है कि अगर ये ट्रॉली है और उस पर पर्सन जो है मास का एक्सचेंज कर रहे हैं, यहाँ पे वेलोसिटी का टर्म डील नहीं होता है। और दूसरा क्या होता है कि ट्रॉली है बट जो पर्सन मूव कर रहा है उसका कुछ वेलोसिटी होता है। तो इन दोनों के अप्रोच को पढ़ते हैं। तो जब भी ऐसा होता है, मान लो ये जो एक पर्सन यहाँ पे और एक पर्सन यहाँ पे, मान लो A और B पे, इस प्लैंक का मास हम 150 देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 150, इस पर्सन का 50 और इस पर्सन का 100। तो यहाँ पे जो हमारा XUM आएगा, XUM मतलब क्या, प्लैंक का, तो वो आएगा डेल्टा M x अपॉन M1। अब देखो MT,
एम मतलब टोटल मास, तो यहाँ पे ये टोटल मास तीनों का सम हो जाएगा। तो यहाँ पे 150 + 50 + 100 तो ये आपका 300 हो जाएगा। जो डेल्टा एम होता है वो टोटल एक्सचेंज इन मास होता है, यानी कि ये जो 50 है वो 100 को गया और 100 अगर 50 को आया तो यहाँ जो डेल्टा एम होगा वो 100 - 50 होगा। तो ये एक्सचेंज ऑफ मास होता है। और जो एक्स होता है वो आप पर्सन कितना डिस्प्लेसमेंट किया। अगर ये टोटल लेंथ 10 है और पूरा पर्सन ए टू बी जा रहा है तो ये आपका एक्स जो होगा वो 10 होगा, लेकिन अगर वो सिर्फ यहाँ तक जा रहा है तो आपका ये 5 होगा। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया। अब एक इसमें इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होती है कि जैसे मान लो ये जो पर्सन है अगर वो इधर मूव कर रहा है तो जो ट्रॉली है वो मेरी थोड़ी पीछे शिफ्ट होगी, ठीक है। अब 100 वाला इधर मूव कर रहा है तो मेरी ट्रॉली इधर शिफ्ट होगी, मतलब कि जिधर पर्सन मूव करता है उसके पीछे ट्रॉली शिफ्ट होती है। लेकिन उसके पहले ये कॉन्सेप्ट को समझने के पहले आप ये ध्यान दे लेना कि जो आपका एक्स यू एम आता है अगर पॉजिटिव में आता है तो पर्सन चाहे इधर मूव करे चाहे पर्सन इधर मूव करे, पॉजिटिव में आया तो मेरा प्लैंक इधर ही मूव कर रहा है। अब इसको बताने के लिए इसको मैं एग्जांपल से बताती हूँ कि अगर मान लो मैं मास 100 वाले का निकाल रही हूँ एक्स यू एम, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5/3, तो ये 5/3 आ गया। तो अगर एक्स यू एम 100 वाले का निकाल रहे हैं और एम 50 का एक्स यू एम निकाल रहे हैं तो ये दोनों का डिफरेंस होगा। तो देखो 50 वाला क्या है, ए टू बी चल रहा है, मतलब 10 मूव किया है। तो यहाँ पे आप 10 तो पहले लिख दोगे क्योंकि 10 तो वो चला है अपने से, प्लस ये जो प्लैंक है वो मेरा पॉजिटिव में जा रहा है 5/3, तो यहाँ पे आप ऐड करोगे 5/3 को, ठीक है। बट जो m जो ये वाला मास है 100 यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो ये तो 10 चला अपना चला, बट ये जो 5/3 है वो पॉजिटिव के डायरेक्शन में जा रही है और ये पर्सन अपोजिट जा रहा है, तो ये यहाँ पे -5/3 हो गया। तो आपको डेल्टा m पता चल गया कि ये पर्सन यहाँ मूव कर रहा है, ये पर्सन यहाँ मूव कर रहा है, तो टोटल एक्सचेंज इन मास को हम डेल्टा m लिखेंगे, x जितना मूव किया और एम्प्टी टोटल। और जो अगर पॉजिटिव में आया तो उधर का डायरेक्शन प्लैंक का होगा और जिस हिसाब से पर्सन मूव करेगा उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव आप निकाल लोगे। अब बात करते हैं वेलोसिटी वाले क्वेश्चन को। जैसे मान लो ये प्लैंक का मास हमारा 320 kg दे दिया और इस पर्सन का मास हमारा 80 kg दे दिया और बोल रहा है क्या कि इसको टाइम जो है वो लग रहा है 4 सेकेंड मूव करने में, और जो वेलोसिटी है मान लो वो लग रहा है आपका 2 मीटर/सेकेंड। तो आप एक्स एम बताओ या एक्स पी बताओ, या इस पर्सन का जो वेलोसिटी है मान लो 1 मीटर/सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, डिस्टेंस जो होता है वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। यहाँ पे ये डिस्टेंस नहीं होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये यहाँ पे आपका 4 मीटर/सेकेंड आएगा। अब मैंने आपको रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ाया है कि अगर पर्सन सेम डायरेक्शन में जा रहा होता है तो x से -x भी होता है, और अगर पर्सन अपोजिट में जा रहा होता है तो x से +x भी होता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप रिलेटिव वेलोसिटी का मेरा वीडियो देख सकते हो। तो क्योंकि मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया कि अगर आप इधर मूव करो तो आपका प्लैंक इधर मूव करेगा, अगर प्लैंक इधर मूव कर रहा है तो आप इधर मूव करो, वाइस वर्सा। तो मान लो ये पर्सन जब इधर मूव कर रहा है तो मेरा प्लैंक जो है वो अपोजिट में मूव करेगा, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में मान लो एक्स मैन प्लस हमारा एक्स प्लैंक जो होगा वो होगा 4 मीटर। तो जो आपका एक्स एम प्लस एक्स पी होगा वो आपका 4 मीटर होगा, ये मैंने यहाँ पे निकाला था ये 4 मीटर। तो अगर हमें सिर्फ एक्स एम निकालना होगा या अगर हमें सिर्फ एक्स पी निकालना होगा तो एक्स पी जो है वो हमारा 4 - एक्स एम है। अब इसको हम दोनों को m1 = m2 r2 से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे m1 r1 = m2 r2 क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने बहुत जगह बताया था कि जो हमारा RCM होता है वो हमारा 0 होता है, और वो किस केस में होता है, जब हमारा कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता या फिर बॉडी खुद से ब्रेक हुई है 2 पार्ट में या फिर म्यूचुअल अट्रैक्शन। तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो m1 r1 = m2 r2 आप बना सकते हो। देखो मैंने कहीं फोर्स नहीं लगाया ना, इसीलिए यहाँ पे m1 r1 = m2 r2। तो मान लो m1 जो है वो मैंने मैन के लिए लिख दिया और r1 तो मैन का हो गया, फिर m2 जो है वो मैंने प्लैंक के लिए लिख दिया और r2 वाला जो प्लैंक के लिए हो गया। तो मान लो हमारा मैन का जो वेट है वो है 80, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, और जो पर्सन मूव कर रहा है तो आप लिखोगे एक्स एम, यहाँ पे हमने एक्स से डिनोट किया है। जो मास ऑफ प्लैंक है वो आपको दिया हुआ है 320, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक है वो 4 - एक्स एम।
तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको XM का आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आप इसमें वैल्यू पुट करके XP का भी आंसर ला सकते हो। तो यहाँ पे आपके जितने भी कॉन्सेप्ट और जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे वो मैंने कवर अप कर लिया। तो अब आप जाके इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक button, comment if you want to study on a specific topic, and subscribe to my channel. Thank you.